हेलो स्टूडेंट, कल हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री के बारे में जाना था और पढ़ा था टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम और प्रोसेस। ठीक है, आज हम थोड़ा सा सिस्टम के बारे में और जानते हैं और सराउंडिंग के बारे में और बाउंड्री के बारे में। ठीक है, कल हमने आपको ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम बताया था। आप लोगों से मैंने उसका ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल भी पूछा था। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक है, तो आज हम सिस्टम के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि एक बाउंड्री है हमारी, ये क्या है, हमारी बाउंड्री है। ठीक है, और इस बाउंड्री की जो बाहर कुछ भी है, एवरीथिंग इज, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे। ठीक है, और जो इस बाउंड्री के अंदर है उसको क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, अब अगर इस बाउंड्री, ठीक है, तो अगर बाउंड्री को हम दूसरे तरह से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो सिस्टम और सराउंडिंग को, क्या, जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, ये या कह सकते हैं जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलेंगे। ठीक है, और अगर बाउंड्री और सिस्टम को हम मिला दे तो सॉरी अगर हम सराउंडिंग और सिस्टम को अगर मिला दे तो क्या बन जाएगा, हमारा यूनिवर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यूनिवर्स बन जाएगा। ठीक है, अगर सिस्टम और सराउंडिंग को अगर हम मिला दें तो हमारा क्या बन जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, अगर सिस्टम और सराउंडिंग हम एक साथ आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्स बोलेंगे। और हमारा जो यूनिवर्स होता है ये होता है आइसोलेटेड होता है। क्या होता है हमारा यूनिवर्स, आइसोलेटेड होता है। आइसोलेटेड मतलब विलगन। ठीक है, हमारा जो यूनिवर्स होता है क्या होता है, विलगन। विलगन आइसोलेटेड की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को कल बताई थी कि जिसमें हीट और एनर्जी का, यानी हीट और एनर्जी कुछ भी ना ट्रांसफर हो, कहां से, सिस्टम टू सराउंडिंग है, सराउंडिंग टू सिस्टम। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कल ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज उसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था टाइप ऑफ सिस्टम। क्या पढ़ा था, टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है, टाइप ऑफ सिस्टम में ना मैंने आपको बताया था ओपन सिस्टम, दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था क्लोज सिस्टम। कौन सा सिस्टम, क्लोज सिस्टम। ठीक है, और तीसरा मैंने आप लोगों को बताया था आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सा, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या बताया था, ये होगा तो हमारा सिस्टम हो गया। ठीक है, यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, अगर हम लिखेंगे मास ट्रांसफर, ऐसा इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोगों को याद करने में आसानी रहे। ठीक है, फिर दूसरा कॉलम हमारा हो जाएगा एनर्जी ट्रांसफर का। किसका, एनर्जी ट्रांसफर का। ठीक है, फिर तीसरा कॉलम हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो जो ओपन सिस्टम होता है, ठीक है, इसमें मास ट्रांसफर होगा। ठीक है, और एनर्जी ट्रांसफर भी होगा। ठीक है, और इससे एग्जांपल क्या हो जाएगा, पिस्टन सिलेंडर। क्या हो जाएगा, पिस्टन सिलेंडर। ठीक है, विथआउट वाल्व।
दूसरा हमारा क्या है, ये तो हमारा हो गया ओपन सिस्टम का, ठीक है। अब दूसरा क्या हो गया हमारा, क्लोज सिस्टम हो गया। क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि जो मास का ट्रांसफर होता है वो नहीं होता है, ओनली क्या ट्रांसफर होती है, एनर्जी। कहां से, सिस्टम टू सराउंडिंग है, सराउंडिंग टू सिस्टम, ठीक है। तो हमारा हो गया, सॉरी ये आप लोगों का गलत हो गया, ठीक है। ओपन सिस्टम में आपका होगा, ओपन सिस्टम में क्या होगा, ओपन सिस्टम में होगा टरबाइन, पंप और कंप्रेसर। टरबाइन हो गया, दूसरा क्या हो गया, पंप हो गया और कंप्रेसर हो गया। ये किसका एग्जांपल हो गया, ओपन सिस्टम का हो गया। दूसरा क्या है, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में मास का ट्रांसफर नहीं होता है, किसका ट्रांसफर होता है, ओनली एनर्जी का। इसका एग्जांपल क्या हो गया, पिस्टन सिलेंडर। क्या हो गया, पिस्टन सिलेंडर, ठीक है, विथआउट वाल्व, ठीक है, पिस्टन सिलेंडर विथआउट वाल्व हो गया, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम में हमने आपको क्या बताया था कि ना तो एनर्जी ट्रांसफर हो सकेगी, कहां से, सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम, ना तो मास ट्रांसफर हो सकेगा, कहां से, सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं ट्रांसफर होगा, ठीक है, ना मास का ट्रांसफर होगा और ना एनर्जी का ट्रांसफर होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा थर्मस, ठीक। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस, क्या हो जाएगा, परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस, ठीक है। तो आप लोगों को आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब तो किसी को कंफ्यूजन नहीं इसमें ना। ओपन सिस्टम में एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर होगा, ठीक है। क्लोज सिस्टम में ओनली मास ट्रांसफर होगा, ओनली एनर्जी ट्रांसफर होगी और मास का ट्रांसफर नहीं होगा। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मास होगा ना तो एनर्जी होगा। आपको ये एग्जांपल मिल गई, ठीक है। अब इतना हो गया। अब बाउंड्री के बारे में 2-3 पॉइंट हम और जान लेते हैं, ठीक है। बाउंड्री के बारे में 2-3 चीजें और हम लोग जान लेते हैं, क्या होता है बाउंड्री। बाउंड्री, ठीक है, तो ये होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। जो बाउंड्री होती है सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से अलग करती है, पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इट कैन फिक्स एंड मूवेबल, ठीक है, इट कैन फिक्स और मूवेबल, ठीक है। बाउंड्री या तो फिक्स होगी या मूवेबल होगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है, अब हमारी फिक्स बाउंड्री और मूवेबल बाउंड्री में होगा क्या आ जाएगा, फिक्स बाउंड्री में हमारा आ जाएगा कि रिजिड बॉक्स विच कंटेनिंग गैस, ये किस बाउंड्री में हमारा आ जाएगा, फिक्स्ड बाउंड्री में आ जाएगा, ठीक है। हमारी फिक्स्ड बाउंड्री में क्या हो जाएगा, रिजिड बॉक्स विच कंटेनिंग गैस, ठीक है। अगर कोई रिजिड बॉक्स है जो एक गैस से भरा हुआ है तो और उसकी एरिया फिक्स है तो कौन सी बाउंड्री में आ जाएगा, फिक्स्ड बाउंड्री में आ जाएगा। इस चौथा हमारा क्या है, मूवेबल बाउंड्री में क्या आ जाएगा,
मूवेबल बाउंड्री में आपका क्या आ जाएगा, सिलेंडर, सिलेंडर विथ पिस्टन। ठीक है, तो ये दो तीन बेसिक पॉइंट है जो बाउंड्री के बारे में आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कि जो सिस्टम ऑफ सराउंडिंग को अलग करके रखता है उसको हम क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। हमारी जो बाउंड्री होती है या तो फिक्स होगी या तो मूवेबल होगी। ठीक है, फिक्स बाउंड्री कौन सी होगी, मान लीजिए कोई रिजिड बॉक्स है जिस कंटेनर में गैस भरा है उसका एरिया फिक्स है। ठीक है, उसके अंदर कुछ नहीं होता, कोई पार्ट मूव नहीं करता, तो कौन सी बाउंड्री हो जाएगी, फिक्स्ड बाउंड्री हो जाएगी। मूवेबल बाउंड्री क्या हो जाएगी, हमारा कोई सिलेंडर पिस्टन के साथ रहेगी। ठीक है, तो ये हो गए बाउंड्री के बारे में दो तीन चार जो बेसिक पॉइंट है। ठीक, अब हमारा होगा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब कि हिंदी क्या होती है, साम्य, क्या होती है, साम्य। ठीक है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, इसके तीन पॉइंट होते हैं। पहला होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं तापीय साम्य। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तीसरा पॉइंट होता है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर इक्वल हो। ठीक है, जिसमें हर बॉडी का टेम्परेचर इक्वल हो, तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, हमारे फोर्सेस और जो कपल्स होते हैं वो हमारे क्या हो, इक्विलिब्रियम हो, मतलब एक दूसरे के बराबर हो, कोई फोर्स कम ज्यादा ना हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तीसरा क्या है हमारा, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो केमिकल कंपोनेंट होते हैं या जो केमिकल पोटेंशियल होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, केमिकल पोटेंशियल जो होता है वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ये जो सब फॉलो करता है, ये जो तीन का फॉलो करते हुए इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, तो आपको आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, और उसमें थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, अब कल हम लोगों ने पढ़ा था थर्मोडायनामिक सिस्टम। क्या पढ़ा था, थर्मोडायनामिक सिस्टम। ठीक है, देख लेते हैं अब प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम क्या होता है। क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ठीक है, क्या हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो इसकी दो प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एक तो होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। दूसरा क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, जो मास पे डिपेंड ना करे, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है।
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो मास पे डिपेंड करे, डिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड ना करे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो मास पे डिपेंड करे, ठीक है। तो ये हो गया दो प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। इसमें हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा लाइक टेम्परेचर, क्या हो जाएगा? टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सब क्या हो जाएगा? इसमें आ जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम हो गया, लाइक, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में हमारा क्या आ जाएगा? एनर्जी आ जाएगा, हीट कैपेसिटी आ जाएगा, एंथैल्पी आ जाएगा, ठीक है। एनर्जी, हीट कैपेसिटी, एनर्जी, ठीक है, हीट कैपेसिटी, ठीक है, और एंथैल्पी, ये सब कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। अब हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस जो हमने पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें 4 प्रोसेस हमने पढ़े थे। कौन कौन से बताइए? हमने कल क्या पढ़ा था? थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में हमने 4 प्रोसेस पढ़ा था, याद है किसी को? आइडियाबैटिक, आइसोकोरिक, ठीक, प्रोसेस, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा था? आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। फिर पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक। फिर चौथा हमने देखा था आइडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? आइडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो कल हमने बताया था कि जो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने क्या बताया था कि चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है, यानी वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आता है आइसोकोरिक प्रोसेस में। और आइसोबैरिक में हमने क्या बताया था कि चेंज इन प्रेशर 0, यानी प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। आइसोथर्मल में हमने बताया था कि डेल्टा T 0, यानी टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आता। और आइडियाबैटिक प्रोसेस में हमने बताया था कि डेल्टा Q इक्वल टू 0। ये सब हमने 4 प्रोसेस का पढ़े थे, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा प्रोसेस में आपको देखना है कि एक टर्म आता है रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या आता है? रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, और दूसरा इरिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इसी के पार्ट में, ठीक है। तो इसमें बेसिक आइडिया हम ले लेते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो जो रिएक्शन या जो प्रोसेस, ठीक है, जो रिएक्शन या जो प्रोसेस अपने ओरिजिनल कंडीशन में रिटर्न होके फिर वापस आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। या जो ऐसा प्रोसेस जो पूर्ण रूप से अपने फॉर्म में दोबारा आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। और फिर दूसरा क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, जो अपने इनिशियल स्टेट में लौट कर ना आए। तो जनरली कोई भी प्रोसेस या कोई भी रिएक्शन हमें 100% रिवर्सिबल नहीं हो सकता। हम लोग एक आइडियल प्रोसेस मान लेते हैं जो रिवर्सिबल मानते हैं, बाकी हमारा कोई भी प्रोसेस होगा जो इरिवर्सिबल होगा, मतलब 100% जितना प्रोसेस हुआ उतना वापस नहीं आ सकता, कुछ ना कुछ इधर उधर वेस्ट होगा, ठीक है। या तो उसके इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में या कहीं फ्रिक्शन में, ठीक है। तो कोई भी प्रोसेस जो होता है हमारा 100% रिवर्सिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस
क्या होता है। जो अपने ओरिजिनल कंडीशन में लौट के आ जाए उसको रिवर्सल प्रोसेस बोलते हैं, और जो बिना बदले अपने ओरिजिनल कंडीशन में वापस लौट के आ जाए उसको रिवर्सल प्रोसेस कहते हैं, और जो अपने ओरिजिनल कंडीशन में ना लौट के आए उसको हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, फिर हमारा क्या है, फिर हमने पढ़ा था लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने पढ़ा था आपका पहला था जीरोथ लॉ, क्या हमने देखा था पहले, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फिर हमने पढ़ा था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो हमने फर्स्ट लॉ में देखा था कि जो जीरोथ लॉ था वो टेम्परेचर पे काम करता था। किस पे काम करता था, टेम्परेचर पे। ठीक है, और जो हमारा फर्स्ट लॉ था वो किस पे काम करता था, एनर्जी कंजर्वेशन पे। किस पे, एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता था। एनर्जी कंजर्वेशन का हिंदी होता है ऊर्जा संरक्षण करना। ठीक है, और जो हमारा सेकंड लॉ था, वो जो हमारा सेकंड लॉ था वो हमारा सेकंड लॉ किस पे काम करता था, एंट्रोपी पे। एंट्रोपी पे काम करता था। हमने बताया था टेम्परेचर तो आप लोगों को पता ही है, एनर्जी कंजर्वेशन भी आप लोगों को पता है, और जो सेकंड लॉ था एंट्रोपी पे काम करता है। एंट्रोपी का आप सीधा अपने माइंड में रखिए, किसी चीज की डिसऑर्डरनेस। ठीक है, किसी चीज की डिसऑर्डरनेस। तो आप लोगों को पता हो गया कि फर्स्ट लॉ किस पे काम करता है, टेम्परेचर पे काम करता है। ठीक है, इसको टेम्परेचर लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, जीरोथ लॉ को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, और फर्स्ट लॉ हमारा क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है, और सेकंड लॉ क्या किस पे काम करता है, एंट्रोपी पे, यानी डिसऑर्डरनेस पे। ठीक है, यूनिवर्स में जो एंट्रोपी होती है, यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होती है हमेशा टेंड करती है मैक्सिमम की तरफ। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक आइडिया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ फॉर्मूले जो है। ठीक है, आप लोग अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप लोगों को अच्छी नॉलेज हो जाएगी, बट आप लोगों को उसके साथ थोड़ा सा मेहनत करना होगा। ठीक है, हमने फर्स्ट लॉ देखा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस लेते हैं। कौन सा प्रोसेस लेते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस लेते हैं। ठीक, आइसोथर्मल प्रोसेस में देखते हैं कि हमारा जो वर्क डन क्या होगा। ठीक है, क्या देखते हैं कि आइसोथर्मल में हमारा वर्क डन क्या होगा। ठीक, तो पहले हम देखते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस जब हम लेते हैं तो हमारे मन में एक चीज जरूर क्लियर होनी चाहिए कि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो जीरो होगा, यानी डेल्टा टी जीरो होगा। ये डेल्टा टी क्या शो करता है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर यानी तापमान में बदलाव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट लॉ इसमें लगाते हैं, यानी फर्स्ट लॉ हमारा क्या होता है, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इसको मैंने कल बताया था कि अगर हम किसी चीज को क्यू उष्मा देते हैं, ठीक है, तो कुछ उष्मा
या कुछ हीट उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में खर्च हो जाएगी, ठीक, और जो बचेगी उस एनर्जी से क्या, उस हीट से क्या होगा, कार्य करने में, कार्य में खर्च होगा, ठीक है। अगर हम किसी चीज को Q ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक है, तो कुछ ऊष्मा उसकी इंटरनल एनर्जी बनाने में खर्च होगी और जो बचेगी वो वर्क में भी कम हो जाएगी, लेकिन इन दोनों का जो सम है वो Q के बराबर आएगा, ठीक है। ये यही होता है एनर्जी कंजर्वेशन का नियम, ठीक है। यानी एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय बट ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। यानी ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है ना खत्म की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है, ठीक, ये होता है। तो यहाँ हमने देखा, तो जब अगर टेम्परेचर में जब बदलाव नहीं होगा, ठीक है, जब टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। जब किसी चीज के टेम्परेचर में चेंजेस नहीं होगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक। तो dQ क्या हो जाएगा, dW हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो इसमें वर्क डन क्या हो जाएगा, ठीक है, वर्क डन हमारा क्या होता है, 1 से 2 तक जाने का वर्क डन क्या हो जाएगा, PV1 ठीक, ln P2 P1, ये हो जाएगा वर्क डन, इसमें आइसो थर्मल प्रोसेस में हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको कह सकते हैं हीट एडेड